Hi, good evening everyone. मोनिका, जेतमल, निशा, सहदेव, नरेश, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज अपन जो है वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो चीज़ें अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी उसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी आप सभी लोग जो है वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख सकें और अपनी क्लास का बेनिफिट ले सकें। गुड इवनिंग, जालोर की धरती से राम राम, वेरी गुड इवनिंग, राम राम। जयपुर से राम राम, सीकर से, झुंझुनू से, कोटा से, नाथद्वारा से, दयाराम मालवा एमपी से, वेरी गुड इवनिंग। काशी से जो है वो इलाहाबाद से, वेरी गुड इवनिंग। टोंक से गुड इवनिंग। सभी को सभी जगह से, हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, अजमेर, करौली, भरतपुर, सभी जगह से सभी को गुड इवनिंग, राम राम। बहुत अच्छा सभी को। सोहन, हम खुद पर भरोसा करें ना करें, हम आप पर भरोसा है गुरुदेव, जैसे कि एक बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कह रहे हैं। साथ का साथ पढ़ते रहना, सारी चीज़ें आपके A to Z क्लियर हो जाएगी। आज अपन अपनी क्लास से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज का जो स्कॉलरशिप टेस्ट है उसकी रैंक लिस्ट बता देती हूँ कि कौन बच्चा है इसके अंदर टॉपर स्टूडेंट है। तो चलिए अपन बात करते हैं। जो इसके अंदर जो है वो कल वाला ही सीन आज भी है। आज जो है वो 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके टोटल 80 में से जो है वो 80 मार्क्स आए हैं। अब आप कह रहे थे कि मैम, कल कह रहे थे कि मैम हमें बताओ कि कौन टॉपर आया, कौन टॉपर आया, तो मैंने एक का नाम बता दिया था। वो कैसे चूज करते हैं अपन, तो आज मैं आप लोगों के सामने ही चूज करके बता देती हूँ कैसे लकी ड्रॉ निकाला जाता है, कैसे चिट सिस्टम होता है, जिसके अंदर जो 5 स्टूडेंट्स हैं उनमें से टॉपर स्टूडेंट का अपन नाम डिक्लेयर करेंगे। तो उनके अंदर देखिए मैं नाम बता देती हूँ। एक जिनके 80 मार्क्स आए हैं, फर्स्ट है पूनम, सेकंड अक्षय अग्रवाल, थर्ड है सुरेंद्र, फोर्थ सियाराम, फिफ्थ है इंदिरा लोढ़ा। ये जो बच्चे हैं वो सभी फर्स्ट रैंकर है। अब इनमें से किसी एक को ही मिलने वाला है, तो उसके लिए क्या करते हैं मैं आप लोगों के सामने ही करके बता दी हूँ। ये एक तरह से जो है वो सभी बच्चों के इसमें देखो नाम, 5 बच्चों के नाम डाले हुए हैं इसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर। अब इसमें से मैं एक चूज करूंगी, जो बच्चा इसके अंदर आएगा, जिसका नाम आएगा, वही क्या होगा, आज का टेस्ट का टॉपर होगा। चलिए देखते हैं अपन। ये सभी जो है इसके अंदर आपको इतनी सारी चिट दिख रही है, मैं एक चिट इसमें से उठा लेती हूँ आपके सामने ही। अब इसको अपन खोल के देखते हैं कि कौन बच्चा है जो इसमें टॉपर स्टूडेंट है। चलिए तो देखते हैं। हाँ, सियाराम आया है इसमें, भाई नाम देख लीजिए आप लोग। सियाराम है वो आज का टॉपर स्टूडेंट है। इसके अंदर देखो 5 स्टूडेंट हैं जिनके 80 में से 80 मार्क्स आए हैं, तो सियाराम आज का टॉपर फर्स्ट रैंकर स्टूडेंट है। तो सियाराम को बहुत बहुत बधाई। सियाराम को ये कोर्स है जेट ICR BHU एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जो कोर्स उसको चाहिए वो कोर्स उसको फ्री में मिलने वाला है। सियाराम को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो इस तरीके से एग्जाम का रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाता है स्कॉलरशिप टेस्ट का। क्लियर बच्चों सभी को किया हुआ? मोनिका जी, चलिए देखिए उत्तराखंड से, वेरी गुड इवनिंग। फैजान अली, चलिए ओके। अब मैं बता देती हूँ कि ये जो टेस्ट है वो आप लोग भी दे सकते हैं। जो बच्चे इस ग्रुप में नए हैं, जो रॉयल इंस्टीट्यूट का जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, जिन्होंने कोई भी कोर्स परचेज नहीं किया है, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। रोज ये स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, डेली स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसका जो स्कॉलरशिप टेस्ट है उसके लिए आपको क्या करना होगा, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन प्ले स्टोर पर जाके ऐप डाउनलोड करना होगा। अब कई बच्चों की क्वेरी है कि मैम हमें तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि कहाँ पर ऐप में टेस्ट होता है, कहाँ पर ऐप होता है। तो आज मैं इस क्लास के बाद आपको एक वीडियो बना के डाल दूंगी कि इसके अंदर कैसे कैसे अपलोड, कैसे कैसे इसमें टेस्ट देना है, सारी चीजें उसमें वीडियो बना के डाल देंगे। थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है तो अभी तो नहीं बता पा रही हूं मैं, लेकिन वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जब भी वो वीडियो डाला जाएगा तो आप उसको अच्छे से देखकर जो है वो पेपर अटेंड कर सकते हैं और इस पेपर को, स्कॉलरशिप टेस्ट को दे सकते हैं। ये स्कॉलरशिप टेस्ट है सुबह 6 बजे होता है और 6:05 तक खत्म हो जाता है। सिर्फ 5 मिनट का स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसके अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं। कौन से टॉपिक का किस दिन टेस्ट होने वाला है वो पूरा शेड्यूल इसके अंदर दिया हुआ है, तो आप इजीली उसमें देख सकते हैं और अपनी रैंक ला सकते हैं। ये टेस्ट है, इसका जो पेपर है और सॉल्यूशन है वो कहाँ पे मिलता है, टेलीग्राम पे अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो यहाँ पे दिया गया है। अगर यहाँ पे नहीं देखें आप तो जो वीडियो आप देख रहे हैं, अभी मेरी क्लास देख रहे हैं, उसके नीचे का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर जाकर आप वीडियो इस टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हैं। दोनों चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी। कुछ बच्चों को टेलीग्राम चैनल पे ऐड होने में भी प्रॉब्लम आ रही है, उनको भी मैं बताऊंगी कि कैसे ऐड होना है। वीडियो बना के डाल दिया जाएगा इस क्लास के बाद में। क्लियर? और इसके अलावा अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इन नंबर पे कॉल करके आप हेल्पलाइन नंबर पर
जो है वो आसानी से अपनी प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं, उसका सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब एक जो है वो ऑफर जो चल रहा था 3 दिन से, उसके बारे में बता देती हूँ। आज उस ऑफर का लास्ट डे है। ऑफर क्या है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही थी रॉयल इंस्टीट्यूट के थ्रू। ये टेस्ट सीरीज है वो पहले तो 799 की थी। कितने की थी? 799 की थी। अब इसकी जो रेट है वो घटाकर कितनी कर दी गई थी? 50% ऑफ के साथ में इसको 399 रुपए में, मात्र 399 रुपए में दिया जा रहा था। कुछ बच्चों का जो है वो कॉल आया था, कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट पे इस टेस्ट को सिर्फ 3 दिन के लिए 399 रुपए में किया गया था। और इस टेस्ट की आज जो है वो लास्ट डेट है। ये 3 दिन का ऑफर था, आज इसकी लास्ट डेट है। तो जो बच्चे परचेज नहीं किया है, जिनकी इच्छा है इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने की, जिसके अंदर टोटल 35 टेस्ट होंगे। 3 दिन पहले मैंने आपको ये बताया था कि इसके अंदर 35 टेस्ट किस किस सीरीज से होने वाले हैं, क्या क्या इसमें टॉपिक आने वाले हैं, तो सारी चीजें उसमें डिटेल में बता दी थी। इसके अंदर टोटल 35 टेस्ट है, उसमें से एक टेस्ट, उसमें से जो है वो 35 टेस्ट आप देकर जो है वो इजीली अपना जो है वो अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, अपना इवेल्युएशन कर सकते हैं कि मैं कहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे कितना आता है, क्या क्या चीज़ पढ़ने की मुझे रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें इजीली आप इसमें क्लियर कर सकते हैं। तो ये लास्ट ऑफर है, लास्ट मौका आप लोगों के पास, रात की 12 बजे तक आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। क्लियर सबके? भीलवाड़ा की पावन धरा से सादर प्रणाम। वेरी गुड इवनिंग दिनेश धाकड़, राधे राधे। मैम क्लास स्टार्ट करो। बिल्कुल करेंगे। आज अपन जो है वो अपनी अब क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डूंगरपुर से जय माता दी, जोधपुर से राम राम, राधे राधे। वेरी गुड इवनिंग पीके धाकड़, गोवर्धन सिंह। चलिए भीलवाड़ा से भी नमन दिनेश को। मानुसी परमानेंट नहीं हो रहा। चलिए देखते हैं अब अपन। हाँ देखिए, अपन ने लास्ट क्लास में जो है वो क्रीम और खीस के बारे में डिस्कस कर लिया था। खीस जो है वो दूध से पहले का सिक्रेशन होता है और जो क्रीम होता है वो दूध से बनाया गया प्रोडक्ट होता है। आज अपन बाकी के बचे हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो दूध से बनाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों जल्दी से वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिए। अभी तक देखो आप लोग 300 बच्चे लाइव आ रहे हो, लेकिन लाइक आप लोगों के 100-150 ही आ रहे हैं, तो थोड़ी सी गलत बात है। थोड़ा सा जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा जोश के साथ आप लोगों को पढ़ा सकूं। मुझे भी कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो एनर्जी आप लोग ही मुझे देते हैं कि मैम आप हमें और अच्छे तरीके से पढ़ाओ और अच्छे एग्जाम के लेवल से पढ़ाओ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बस छोटा सा काम करना है, एक छोटा सा लाइक कर देना है क्लास को। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। 150 पहुंच गए हैं, उससे भी ऊपर जा रहे हैं, फटाफट से कर दीजिए। चलिए अब अपन अपना स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है आज का वो है मिल्क प्रोडक्ट। दूध से कैसे कैसे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। जैसे दिखाई दे रहा है आपको बटर बनाया जा रहा है, ये छेना है, पनीर है, इसके अलावा मिल्क के और कई तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। लेकिन जो जो अपने कोर्स में है सिर्फ उन्हीं के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। कहने लगोगे कि मैम आइसक्रीम कैसे बनाई जाती है, मैम मिठाइयाँ कैसे बनाई जाती है, ऐसे पूछने लग जाओगे। तो जो अपने कोर्स में है उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। हिंडोन सिटी से राम राम, हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। चलिए इसके अंदर आज का अपना जो पहला प्रोडक्ट आता है वो क्या है, दही है, जिसे कर्ड कहा जाता है। दही है, इसे क्या कहते हैं, कर्ड कहते हैं। ये कर्ड है वो कैसा दिखाई देता है, किसी का नहीं देखा हुआ तो देख लेना भाई। चलिए अब अपन बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज अपने आने वाली है, किसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। मैम किसको कोर्स फ्री में दिया जाता है, जो फर्स्ट रैंकर होता है उसको कोर्स फ्री में दिया जाता है। जो इस टेस्ट में स्कॉलरशिप टेस्ट में जो फर्स्ट रैंकर था, आज का फर्स्ट रैंकर था वो सियाराम था, उसको कोर्स फ्री में मिलने वाला है। चलिए कोटा से प्रणाम, बूंदी की पावन धरा से प्रणाम। वेरी गुड इवनिंग सभी को, सभी जगह से प्रणाम। चलिए अब अपन देखते हैं दही क्या है, दही किस तरीके का प्रोडक्ट है, कौन कौन से अवयव से मिलकर बना होता है, कौन सा कंटेंट कितनी मात्रा में इसमें पाया जाता है, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अपना टॉपिक है आज का स्टार्ट होता है यहाँ से। दही क्या है, तो दही एक तरीके का किण्वित दूध पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट है। जो कैसे बनाया जाता है, दूध को उबाला जाता है, दूध को उबालकर ठंडा करते हैं रूम टेम्परेचर पर, लगभग 21 डिग्री सेल्सियस पर उसको ठंडा किया जाता है और उसमें जामन डाल दिया जाता है। जामन जिसे स्टार्टर भी कहा जाता है, कल्चर भी कहा जाता है, उसको दूध के अंदर जो है वो मौसम के अनुसार उसमें 1 से 3% मात्रा डाल दी जाती है और उसको 8 से 10 घंटे के लिए एक सेफ जगह पर रख दिया जाता है। जिससे क्या होगा, उसके अंदर जो लैक्टोज होती है दूध के अंदर, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। जो बैक्टीरिया होते हैं जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं,
लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके कारण जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन जाता है, दही बन जाता है। अब दही जो है उसकी सिंपल सी डेफिनेशन अपन लिख लेते हैं, तो चलिए लिखिए इसमें। मैम कल हैन की नस्ल का टेस्ट है। अब देख लीजिए, अब भाई मुझे इसमें पता नहीं है कि किसका टेस्ट है, उसके अंदर दिया हुआ है शेड्यूल की स्टेट को कौन सा टेस्ट है। बिल्कुल अगर हैन का है तो हैन का ही टेस्ट है, आप लोगों को हैन की पूरी तरीके से तैयारी करनी है। मैंने आपको पूरी चीजें क्लियर पढ़ा दी हैं, सारी चीजें उन्हीं में से आने वाला है, तो अच्छे से पेपर देना है, बहुत अच्छे तरीके से देना है। चलिए इसके अंदर लिखिए, दही के अंदर, दही एक डेफिनेशन लिखिए, दही एक किण्वित दूध पदार्थ है। किण्वित का मतलब फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट है, हिंदी में इसको बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट। दही एक किण्वित दूध पदार्थ है, दूध पदार्थ है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पूछ लिया जाए कि दही किस तरह का दूध उत्पाद है। फर्स्ट ऑप्शन आता है किण्वित दूध पदार्थ है, दूसरा ऑप्शन आता है तरल पदार्थ है, तीसरा ऑप्शन आता है जो है वो ड्राइड मिल्क प्रोडक्ट है, और फोर्थ ऑप्शन आता है आंशिक रूप से ड्राइड मिल्क प्रोडक्ट है। तो किस तरीके का प्रोडक्ट है, एक तरह का फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एक बार ही फर्स्ट आने पर एक कोर्स दिया जाता है, बिल्कुल एक बार ही मिलेगा आपको ये कोर्स। चलिए अब अपन बात करते हैं इसके आगे। तो दूध पदार्थ है जो कैसे तैयार करते हैं, जो दूध को उबालकर, दूध को उबालकर 21 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठंडा करके उचित मात्रा में 1 से 3% जामन को स्टार्टर भी कहते हैं, सॉरी जामन या स्टार्टर डालकर 8 से 10 घंटे के लिए रख दिया जाता है, के लिए रखकर तैयार पदार्थ क्या बन जाता है, दही बन जाता है। देखो इसमें पूरी चीजें आ गई हैं एग्जाम में, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डेफिनेशन मैंने क्यों लिखवाई है। इसमें पूछा जाता है पहला चीज तो किस तरीके का प्रोडक्ट हो, तो किण्वित दूध पदार्थ है। दूसरा पूछा जाता है दूध को उबाला जाता है, तो 72 से 75 डिग्री सेल्सियस पर उसको उबालते हैं। कितने तापमान पर इसमें जामन मिलाते हैं, तो 21 डिग्री सेल्सियस पर मिलाते हैं। कितनी मात्रा में मिलाते हैं, तो 1 to 3% जामन डाला जाता है। और कितने टाइम के लिए उसको, इंक्यूबेशन पीरियड कितना टाइम का होता है, इंक्यूबेशन का मतलब होता है एक उचित तापमान पर उसको रखा जाता है, और कितना तापमान, 8 से 10 घंटे के लिए रख दिया जाता है। और यही चारों चीज है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए ये इसके अंदर क्या होता है, 8 से 10 घंटे के लिए रख देते हैं, तो क्या तैयार हो जाता है, दही तैयार हो जाता है। अब मैंने आपको बताया कि इसमें दूध को उबाला जाता है, तो अपन क्या करते हैं, दूध को उबालने से क्या होगा, दूध के अंदर हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो कितने तापमान पर उबालते हैं, तो दूध का निर्जमीकरण है, दूध का निर्जमीकरण कितने तापमान पर करते हैं, 72 से 75 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किया जाता है। कितने मिनट के लिए, ताप पर 10 से 15 मिनट के लिए करते हैं, 10 से 15 मिनट के लिए किया जाता है, इससे क्या हो जाता है, और इसको वापस से ठंडा करके रख दिया जाता है इसमें डालकर, वही क्या कहलाता है, दही कहलाता है। फिर बात करते हैं जो दही जम गया है उसके अंदर अब क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, क्या क्या इसमें कितनी % अम्लता होती है, कौन से पदार्थ उसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज आप बहुत खुश दिखाई दे रही हो, अरे खुश रहूं तो प्रॉब्लम है, जिस दिन थोड़ा सा सुस्त रहूं तो प्रॉब्लम है। अब आप लोग बता दो कैसे रहना है, खुश रहना है या बिल्कुल सीरियस रहना है, कैसे रहना है, उससे बाहर तो नहीं जाएगा। अरे भाई जो मैंने पढ़ाया है वही चीज आने वाली है एग्जाम में। चलिए अब देखते हैं अपन दूध में जामन की मात्रा कितनी डालते हैं। तो दूध में जामन कितना डाला जाता है, दूध में जामन या स्टार्टर देखिए, ये जामन को ही स्टार्टर भी कहा जाता है, कल्चर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये जामन या स्टार्टर अलग अलग तरीके से होता है। एक तो जो है लैब होती है, उनके अंदर डायरेक्ट रूप से जो बैक्टीरिया होते हैं वो ही तैयार किए जाते हैं और उनको डाल दिया जाता है। एक होता है कि पुराने दिन का दही होता है, जैसे एक दिन पहले का जो दही होता है उसको डाल दिया जाता है, जो नॉर्मली अपन गाँव में काम में लेते हैं।
तो उस तरीके से बनाए गए दही में और डायरेक्ट बैक्टीरिया डालकर जमाए गए दही में टेस्ट में डिफरेंस होता है। एक आप देखो, जो आप डेयरी से पैकेट वाला दही लेके आते हो उसका टेस्ट बिल्कुल फीका फीका आता है, जबकि एक दिन पुराना दही डालते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उसके अंदर टेस्ट की जो है वो टेस्ट है वो अच्छा आ जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। तो वो अलग अलग टेस्ट उस पर डिपेंड करता है, उसके पे डाले जा रहे हैं जामन पे डिपेंड करता है। तो ये कोई भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कैसा भी डाला जा सकता है। 1 to 3% होता है। अब ये अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग होता है। सीजन कैसे होता है, जैसे अपन बात करें गर्मी होती है, उसके अंदर टेम्परेचर जो है वो हमेशा जो है वो 40 से ऊपर होता है, तो उस तापमान पे क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो अगर अपन ज़्यादा जामन डाल देंगे तो दही जो है वो खट्टा जम जाएगा। अगर अपन उसमें कम जामन डालेंगे तो क्या होगा, दही जमेगा ही नहीं। सर्दी के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ कम होती है, तो 10 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम होता है, तो अगर उसमें अपन कम मात्रा में जामन डालेंगे तो क्या हो जाता है, वो अच्छे से जमता नहीं है। तो इसके लिए अपन अलग अलग क्वांटिटी में डालते हैं। तो गर्मी के अंदर 1% डाला जाता है, गर्मी में 1% जामन लेते हैं, और सर्दी के अंदर 3% यूज़ किया जाता है। तो ये बात हो गई इसमें जामन या स्टार्टर की मात्रा। अगला अपन बात करते हैं दही के अंदर जो है वो दही बनाने के लिए क्या, अरे भाई टेस्ट से ज़्यादा अब थोड़ा सा आज जो पढ़ा रही हूँ उसके अंदर थोड़ा सा ध्यान दे लो, उसके बाद लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे टेस्ट वाली चीज़ें। जो चीज़ आने वाली थी वो मैंने बता दी है। अब बार बार पूछने का क्या मतलब है, मैम आपने पढ़ाया वो आएगा या नहीं आएगा, और बाहर से आएगा कि नहीं आएगा, किताब के अलावा आएगा कि नहीं आएगा, सारी चीज़ें एक ही बार क्यों पूछ रहे हो। जो चीज़ है, जो टॉपिक दिया हुआ उसी से रिलेटेड आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, बस इतना मैं बता देती हूँ। तो बार बार नहीं पूछना। नीरज सिंह बेटा आप क्लास पे ध्यान दो, फिर भी पूछे जा रहे हो मैम आपने पढ़ाया और बाहर तो नहीं आएगा टेस्ट में, थोड़ा सा अपनी क्लास में ध्यान दो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दही में अम्लता कितनी होती है। दही में अम्लता कितनी होती है, तो दही में अम्लता अपन देखिए, लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनता है, इसके कारण अम्लता ज़्यादा होगी दूध से। तो 0.7 से कितनी होती है, 0.9 होती है। कितनी होती है दही में अम्लता, 0.7 से 0.9 आती है। कोटपुतली से चरण स्पर्श, बिल्कुल, वेरी गुड इवनिंग मोहन। चलिए अब अपन बात करते हैं इसके अंदर और कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बैक्टीरिया के नाम अपन देख लेते हैं। तो देखिए दूध को दही में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, जो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं वही कन्वर्ट करते हैं। तो लाभदायक बैक्टीरिया के नाम देखिए, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, क्या आता है, एक तो आता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस आ गया, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस और वुल्गेरिस, एसिडोफिलस और वुल्गेरिस। एसिडोफिलस और वुल्गेरिस भी आते हैं, लैक्टोबैसिलस वुल्गेरिस। इस तरह के ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, दही दूध की लैक्टोज होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये अपना क्या आ गया, बैक्टीरिया के नाम आ गए, कौन कौन से किस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब अपन बात करते हैं कि दही के अंदर कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। तो जब दूध में अपन ने देखा था तो बताया था मैंने, दूध के अंदर विटामिन, दूध और दूध के बने हुए प्रोडक्ट्स में विटामिन ए अधिक मात्रा में होता है, लेकिन जो दही होता है उसमें क्या होता है, विटामिन सी एंड बी की मात्रा अधिक पाई जाती है, कि अधिक मात्रा होती है, जबकि अन्य विटामिन इसमें कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो कैसीन प्रोटीन होती है वो अभी अधिक पाचक रूप में पाई जाती है। दूध की अपेक्षा दही जल्दी पचता है, और दही का सेवन करने से क्या होता है, पेट संबंधी कई तरह की डिजीज होती है, जैसे डायरिया है, अल्सर है, दस्त लगना है, इस तरह की जो डिजीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो दही का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए, ये शरीर में ठंडक भी पैदा करता है। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर और क्या क्या कंटेंट पाए जाते हैं। तो इसके अंदर अपन बात करें खनिज लवणों की, तो दही है वो कैल्शियम व फास्फोरस का अच्छा स्रोत होता है, फास्फोरस का अच्छा सोर्स होता है, गुड सोर्स होता है कैल्शियम एंड फास्फोरस का। फिर बात करें इसके अंदर और क्या क्या इसके अंदर याद रखने वाले पॉइंट होते हैं। तो इसके क्या क्या इसके अंदर जो विशेष पॉइंट होता है, एक तो वो होता है कि इसके अंदर स्वीट कर्डलिंग होती है। कई बार आपने देखा होगा दही एक तो खट्टा होता है, एक कई बार दही मीठा भी जम जाता है। वो मीठा जमने के लिए इसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है जो इसके लिए जिम्मेदार होता है, तो उसका नाम आता है बेसिलस सबटिलस। स्वीट कर्डलिंग के लिए, स्वीट कर्डलिंग के लिए जिम्मेदार जीवाणु कौन सा होता है, स्वीट कर्डलिंग के लिए
जिम्मेदार जीवाणु, उसका नाम आता है बेसिलस सबटिलिस। उसका नाम क्या आता है? बेसिलस सबटिलिस। नॉर्मल जो थे वो अपन ने देख लिए हैं, और ये आता है स्वीट कर्डलिंग के लिए जिम्मेदार जीवाणु होता है बेसिलस सबटिलिस, जिसके कारण, इसकी अधिकता होने के कारण जो दही जमता है वो कैसा है? मीठा मीठा अपने को जो है वो टेस्ट आता है, वो इसके कारण आता है। ये जो है वो दूध से, दही से रिलेटेड जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसलिए जो है वो अपन ने इनके बारे में डिस्कस कर लिया है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, जो इसका संगठन है वो कैसा होता है। बनाया क्या जाता है? तो दही का नॉर्मली खाने के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दही का उपयोग है वो श्रीखंड बनाने में करते हैं। श्रीखंड एक तरह के स्वीट होती है, श्रीखंड बनाने में किया जाता है। जो दही होता है उसका पानी तो रिमूव कर देते हैं कपड़े में डालकर, और जो बचा हुआ प्रोडक्ट होता है उसमें चीनी मिलाकर जो पदार्थ तैयार करते हैं उसे श्रीखंड कहते हैं। इसके अलावा छाछ बनाई जा सकती है, लस्सी बनाकर भी उसका उपयोग कर सकते हैं, सब्जी बनाई जा सकती है, जैसे रायता वगैरह है वो सब बनाकर जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये इसके प्रोडक्ट है, ज़्यादा कोई खास प्रोडक्ट नहीं है, सब आप इनके बारे में जानते हैं। अब अपन देख लेते हैं इसका संगठन क्या है, क्या कंपोजिशन है दही का। तो दही के अंदर जो है वो संपूर्ण दूध का दही और सेपरेटा दूध का दही आता है। संपूर्ण दूध में गाय भैंस दोनों के लिए ये आता है, और सेपरेटा दूध की FCI एग्जाम के लिए कोई क्लास नहीं होती है क्या? FCI एग्जाम के लिए अभी हाल फिलहाल कोई क्लास नहीं है। दही के अंदर जो है वो कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है दूध की अपेक्षा? तो दुग्धा अम्ल की मात्रा जो है वो अधिक पाई जाती है। तो अपन देख लेते हैं, संपूर्ण दूध के दही में 84 to 88%, सेपरेटा में 88 से 90% पानी पाया जाता है। फिर बात करें फैट परसेंटेज, थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना है। फैट परसेंटेज है वो सेपरेटा के अंदर फैट तो होती ही नहीं है, बिल्कुल 1%, 0.1% से भी कम होती है, तो इसके कारण इसमें फैट परसेंटेज कम हो जाती है। बाकी जो है वो अधिकतर चीज़ें जो है वो पूर्ण दूध और सेपरेटा दूध के दही में सेम सी ही आती है। इसके अलावा दुग्धा अम्ल की मात्रा याद रखनी है, और कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये हो गया इसका कंपोजिशन। बांसवाड़ा की पावन धरती से जय जोहर, जय जोहर। निवाई टोंक से सादर अभिवादन, बिल्कुल आपका अभिवादन बिल्कुल स्वीकार्य है। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं बटर के बारे में। चलिए, अभी तक जिन बच्चों ने जो अभी ऐड हुए हैं, जो अभी आए हैं, ऑपरेशन फ्लड भी अपन देखेंगे, वो योजनाओं के अंदर आएगा। हाँ मैम खुश हो? हाँ बिल्कुल खुश हूँ भाई, आप अच्छा इतनी अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, इतने अच्छे जवाब दे रहे हैं। इतने बच्चे जो है वो मेरे से पढ़ के क्लास को अटेंड करके 5 बच्चे हैं। कल की क्लास में तो बहुत सारे जो है वो 7-8 बच्चे जो है वो टॉपर स्टूडेंट थे, जिनके 80 में से 80 मार्क्स थे। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप सब लोग मेरी जो है छोटी सी क्लास को देखकर जो है इतना सारी चीज़ें आप पढ़कर जो है इतनी अच्छी रैंक ला रहे हो, तो मैं बहुत खुश हूँ। इसी तरीके से आप साथ का साथ पढ़ते रहिएगा, ताकि एग्ज़ाम में भी अच्छे तरीके से आप जो है वो सारे क्वेश्चन अटेंड कर सके, और जितने मार्क्स आप यहाँ टेस्ट में लेकर आ रहे हैं उतने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी बिल्कुल सही हो सके। लाइव की तुलना में 100 लाइक कम है, बिल्कुल मैं यही कहने वाली हूँ। जितने आप लाइव स्टूडेंट हो उसकी तुलना में आपके लाइक कम है भाई, जल्दी से लाइक कर दीजिए। फिर आगे वाला जो प्रोडक्ट है वो अपन स्टार्ट करते हैं। बेंगलुरु से चरण स्पर्श, बिल्कुल आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रांत से आप लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं इस क्लास से। वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं बटर क्या है, मक्खन क्या है। तो मैंने कल की क्लास में आपको सीक्वेंस बताया था कि किस किस तरीके से मिल्क प्रोडक्ट बनते हैं। तो दही, दूध से जो है वो क्रीम निकाल ली जाती है, फिर क्रीम से घी भी बनाया जा सकता है, और क्रीम को नेचुरल भी काम में लाया जा सकता है, जैसी है उसी फॉर्म में। इसके अलावा अपन देखते हैं कि दूध को अगर गर्म करके जमा दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? दही बन जाता है। दही को मथने के पश्चात उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? मक्खन बनता है। ये 2 तरीकों से बनाया जा सकता है, एक तो मशीन से बना सकते हैं क्रीमरी विधि से, और दूसरा देसी विधि से बनाया जा सकता है। अब अपन बात करें ये मक्खन है वो क्या होता है। तो मक्खन के बारे में ज़्यादा विशेष कोई पॉइंट नहीं याद रखना है, सिर्फ जो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कितना फैट परसेंटेज इसमें पाया जाता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मक्खन क्या है? ऐसा दूध पदार्थ है जिसमें वसा की मात्रा कितनी होती है? वसा 80% से ज़्यादा होती है, 80% से अधिक होती है। उस पदार्थ को क्या कहेंगे? मक्खन कहेंगे। तो 3 तरह के जो वसा से संबंधित पदार्थ है, क्रीम के अंदर 20% से अधिक फैट होनी चाहिए, मक्खन में 80% से ज़्यादा फैट होनी चाहिए, और घी के अंदर 99% से ज़्यादा फैट होगी। उसी प्रोडक्ट को क्या कहेंगे?
क्रीम, घी और मक्खन के नाम से जाना जाता है। फिर बात करें इसमें SNF परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो 20% से कम होता है इसके अंदर SNF। और इसके अलावा इसमें पानी की मात्रा है वो कितनी होती है, तो मॉइस्चर परसेंटेज 16% से कम पाया जाता है। इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, मक्खन कहते हैं। चलिए अब अपन डिस्कस कर लेते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो बनाने के तरीके ज़्यादा कोई विशेष नहीं है, देसी विधि से जो है वो हाथ से मथा जाता है उसको। जो पतंजलि वाला घी लेके आते हैं उस पर देखना कि देसी विधि से बनाया गया है, वो उसके अंदर क्या करते हैं, हाथ से इस तरीके से मक्खन को मथते हैं, तो वो वाला मेथड यूज किया जाता है, तो वो मेथड देसी मेथड कहलाता है। दूसरा मेथड होता है जिसके अंदर मशीन चलाकर क्रीमरी मेथड से, क्रीम पृथक्करण मशीन से क्या निकाल लिया जाता है, ये मक्खन निकाल लिया जाता है। बस ये दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कोई विशेष नहीं है। तो इसके अंदर अपने को याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, इतनी चीज़ अपन याद रख सकते हैं। वागड़ जिला डूंगरपुर से प्रणाम, वेरी गुड इवनिंग। चलिए अब बात करते हैं, अगला प्रोडक्ट आता है घी। घी प्रोडक्ट है गंगानगर से मैम, वेरी गुड इवनिंग। बता दिया बच्चों मैंने, गंगानगर, हनुमानगढ़ और इसके अलावा बीकानेर, चूरू, सभी जगह से सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग मेरा। चलिए बेस्ट टीचिंग मैम, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। आप लोगों का साथ इसी तरीके से बना रहा, बहुत अच्छे तरीके से अपन ये तैयारी कर लेंगे। अब देखिए घी अपना अगला प्रोडक्ट है। घी को कैसे बनाया जाता है, क्या क्या इसके अंदर जो है वो, कैसी इसके अंदर स्मेल होती है, कैसी इसके अंदर अच्छी खुशबू होती है, ये सारी चीज़ें अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैम टेस्ट कितनी बजे होगा, क्लास जो अपनी क्लास पढ़ रहे हैं उसको स्टार्टिंग से देखना, सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता दी हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं घी। घी क्या है, तो घी एक ऐसा दूध पदार्थ है जिसके अंदर वसा की मात्रा 99% या उससे भी ज़्यादा पाई जाती है। उस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, घी कहते हैं। तो चलिए इसके अंदर देख लेते हैं, डेफिनेशन लिखिए। घी वह दूध पदार्थ है, घी वह दूध पदार्थ है जिसमें वसा की मात्रा 99% से अधिक होती है तथा वह कमरे के तापमान पर या रूम टेम्परेचर पर तरल या अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। तरल या अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है, ये इसका पाए जाने का फॉर्म होता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। देखते हैं अपन कैसा पाया जाता है। तो आपने देखा होगा घी होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर, या अपन सामान्य ताप कहें या कमरे के तापमान लगभग 20-22 डिग्री सेल्सियस पर कैसा रहता है, ये लिक्विड और सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। थोड़ा सा कुछ दाने बने हुए होते हैं, नीचे का घी है वो जमा हुआ रहता है, ऊपर का घी होता है वो तरल अवस्था में पाया जाता है। तो ये इस तरीके से पाया जाता है, उसी पदार्थ को क्या कहेंगे, घी कहेंगे। घी एक तरीके का कणदार पदार्थ होता है, वो कण के रूप में पाया जाता है, छोटे छोटे उसमें जो है वो गोलियां बनी हुई रहती हैं। तो ये एक तरीके का कणदार पदार्थ भी अपन कह सकते हैं। किस तरीके का पदार्थ है, कणदार पदार्थ है, इसमें कण के रूप में पाया जाता है। ये तो बात हो गई घी की डेफिनेशन की। इसके बाद अपन बात करते हैं जो घी है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, क्या क्या इसके अंदर कंटेंट पाए जाते हैं। महाराजा मालदेव की नगरी से प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम। गणेश सर की क्लास का टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी होगा। अब अपन बात करें इसमें घी अनेक प्रकार के वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड से मिलकर बना होता है। घी किससे बना होता है, घी अनेक प्रकार के वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड से मिलकर बना होता है। वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड से मिलकर बना होता है, इन सब से मिलकर बना होता है। इसके अलावा भारत के अंदर जो है वो टोटल जो दूध होता है उसका 28 से 30% जो दूध है वो घी बनाने में उपयोगी होता है। भारत के अंदर टोटल दूध का 28 से 30% घी बनाने में उपयोगी होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ किस में किया जाता है, घी बनाने में किया जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं घी के अंदर और क्या होता है। तो घी में जो है वो फास्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। घी में फास्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। ये फास्फोलिपिड्स हैं वो क्या करते हैं, मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करते हैं। फास्फोलिपिड्स पाए जाते हैं
जो मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करते हैं, मस्तिष्क को एनर्जी देते हैं, को शक्ति प्रदान कर देते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं और क्या होता है घी के अंदर, तो घी के अंदर है वो विटामिन ए की मात्रा, विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जो नेत्र संबंधी रोगों के लिए सहायक होता है, नेत्र संबंधी रोगों में सहायक माना जाता है, आंखों के लिए अच्छा माना जाता है विटामिन ए। इसके अलावा अपन बात करें इसके अंदर और क्या क्या कंटेंट होता है घी के अंदर, तो घी में जो है घी को कितने टेम्परेचर पर स्टोर करना चाहिए, घी को 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संग्रहित करना चाहिए। तापमान पर क्या करना चाहिए, इसको स्टोर करके रखना चाहिए। अगर कम तापमान पर स्टोर करेंगे तो उसको ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। एक अगर घी के अंदर ऑक्सीजन या हवा इसमें रह जाती है तो इस घी के अंदर जो है वो अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। वो किसके कारण आती है, घी के अंदर, घी को अगर ऑक्सीजन में स्टोर किया जाता है तो उसके कारण उसमें खटास आ जाती है। तो लिखे हैं मैं घी में खटास का कारण, घी में खटास का कारण क्या होता है, खटास का कारण क्या है, तो क्या कारण होता है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में संग्रहित करने से, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संग्रहित करने से, उपस्थिति में संग्रहित करने से क्या होता है, घी में खटास आ जाती है, खट्टापन आ जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसको वायु रहित स्थान पर इसको स्टोर करके रखना चाहिए जिससे इसमें खटास नहीं आए। इसके अलावा अपन देखते हैं कि क्रीम से घी बनाने के लिए इसका तापमान कितना रखते हैं, तो क्रीम से घी बनाने के लिए तापमान, क्रीम से घी बनाने हेतु तापमान, बनाने हेतु तापमान कितना रखते हैं, तो 110 से 115 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उसको गर्म करते हैं और गर्म करने पर क्या बन जाता है, जो क्रीम होती है उसका घी बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट इसके अलावा और पॉइंट्स देखते हैं जो घी के बारे में इंपॉर्टेंट हैं। तो घी के अंदर जो है वो घी को भंडारण कैसे करना चाहिए और कितना % इसमें नमी होनी चाहिए। तो देखें अपन घी का भंडारण, घी का भंडारण किस में करना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, कांच और टिन के बर्तन में करना चाहिए, बर्तन में। इसके बाद अपन देखें कि घी में नमी कितना % होनी चाहिए, तो घी के अंदर, घी में 0.5% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए, अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा नमी होती है तो इसमें बैड स्मेल आने लग जाती है, नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में अपन देखते हैं नॉर्मल गंध किसके कारण आती है, तो घी में सुगंध का कारण क्या है, घी में सुगंध का कारण क्या है, घी में सुगंध का कारण है डाई एसिटिल, डाई एसिटिल के कारण सुगंध आती है। और घी में दुर्गंध का कारण क्या होता है, घी में दुर्गंध का कारण है वो आता है एक्रोलीन। दुर्गंध किसके कारण आती है, एक्रोलीन के कारण आती है। एक और अलग सी स्मेल आती है घी के अंदर, आपने देखा होगा मछली जैसी गंध आती है, घी में मछली जैसी गंध है, वो फिशी फ्लेवर है, वो किसके कारण आता है, मछली जैसी गंध, फिशी फ्लेवर जिसे कहते हैं, वो किसके कारण आता है, घी में फिशी फ्लेवर है, वो घी के अंदर अगर अधिक मात्रा में नमी रह जाती है जिसके कारण क्या आता है, इस तरीके से फिशी फ्लेवर या फिशी स्मेल आती है। तो लिख लीजिए इसमें अधिक नमी होने से, अधिक नमी होने से, अधिक नमी के कारण क्या आती है, फिशी स्मेल आती है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं और कैसी स्मेल आती है, तो एक आती है स्मोकी गंध आती है घी में। और कैसी गंध आती है, स्मोकी गंध आती है। वो किसके कारण आता है स्मोकी गंध, जब देसी विधि से घी बनाया जाता है तो क्या होता है, उसको चूल्हे पर बनाया जाता है, लकड़ी से बनाया जाता है तो धुआं होता है, और धुआं के कारण कैसे स्मेल आती है, स्मोकी स्मेल आती है। तो घी में स्मोकी स्मेल का कारण है देसी विधि से घी बनाने में, देसी विधि से घी बनाने पर कैसे स्मेल आती है, स्मोकी स्मेल आती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अपन बात करते हैं घी का साबुनीकरण मान या सैपोनिफिकेशन मान कितना होता है। घी का साबुनीकरण मान कितना होता है, सैपोनिफिकेशन मान कहते हैं, साबुनीकरण मान या सैपोनिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन ये कितना मान होता है, सैपोनिफिकेशन मान है घी का 222 से 226 होता है। ये क्या होता है, तो 1 ग्राम वसा को ऑक्सीकृत करने के लिए कितने ग्राम केओज की आवश्यकता होती है, उसी को क्या कहा जाता है, सैपोनिफिकेशन मान कहा जाता है। तो 1 ग्राम जो वसा है
उसको साबुनीकृत करने के लिए कितने ग्राम उसकी आवश्यकता होती है, तो वो इसका सैपोनिफिकेशन मान है घी का 222 से 226 माना जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं और इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो एक इसमें मिलावट की जाती है। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था घी के अंदर दो तरह की मिलावट कर सकते हैं। किस किस तरह की मिलावट कर सकते हैं? एक तो वनस्पति घी की मिलावट की जाती है, वनस्पति घी की मिलावट। घी मिलावट का परीक्षण है वो कौन सा टेस्ट करते हैं? इस टेस्ट को इसको पहचान करने के लिए कि इसकी मिलावट की गई है कि नहीं की गई है। एक दूसरा होता है वनस्पति तेल, एक वेजिटेबल ऑयल दिया जाता है, उसकी मिलावट की जाती है, वेजिटेबल तेल की मिलावट का परीक्षण। तो इन दोनों के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं वो अपन देखते हैं। दूध के टेस्ट अपन ने देख लिया था, सभी तरह के एडल्ट्रेशन के लिए अपन ने देख लिए थे कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। अब अपन यहाँ से बात करते हैं वनस्पति घी और वनस्पति तेल की मिलावट की जाती है। अब ये कहोगे कि मैम अगर घी होता लिक्विड उसके अंदर ऐड कर देंगे तेल तो क्या होगा? तो इस तरीके से मिलावट नहीं की जाती है। मैं बता दूं आप लोगों को, बाहर निकलने के बाद मिलावट नहीं करते हैं, उसके अंदर तो आलू मिलाया जाता है। लेकिन ये जो एडल्ट्रेशन होती है वो कैसे की जाती है? जैसे गाय या भैंस को खाने के अंदर क्या दे दिया जाता है? ये वनस्पति घी, डालडा घी जिसे कहते हैं आप, ये दे दिया जाता है। और डालडा घी देने से क्या होता है, उसको देंगे अगर आहार के अंदर तो जो दूध निकलेगा उसमें भी फैट परसेंटेज बढ़ जाता है। तो वो मिलावट है उसको खाने में की जाती है। और इसी तरीके से वनस्पति तेल भी क्या किया जाता है, उसको खाने में दिया जाता है, जिसके कारण उसके दूध में भी उसका इफेक्ट आता है। तो इसकी एडल्ट्रेशन की मिलावट की जांच के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वो अलग अलग तरीके से टेस्ट होते हैं। उन टेस्ट के अपन देखते हैं। अपन नाम क्या है? तो वनस्पति घी की मिलावट की टेस्ट के लिए बोर्डिन टेस्ट किया जाता है, बोर्डिन परीक्षण किया जाता है। कैसे कैसे किए जाते हैं ज़्यादा अपने को याद रखने की ज़रूरत नहीं है डिटेल में, वो जब अपन डेयरी प्लांट्स में जाएंगे तब देखेंगे। यहाँ पर अपने को सिर्फ नाम याद रखना है। दूसरा, वनस्पति तेल की मिलावट की गई है, उसको खाने में वनस्पति तेल दिया गया है, जिसके कारण दूध का जो निकलेगा उसमें फैट परसेंटेज में भी बढ़ोतरी हो जाती है। तो वो टेस्ट करते हैं, वो निकिल टेस्ट करते हैं। कौन सा करते हैं? निकिल परीक्षण किया जाता है। तो ये दो तरह के टेस्ट हैं जो अलग अलग तरह के एडल्ट्रेशन के लिए एनिमल्स में किए जाते हैं। अरे भाई, नाम लेने से क्या होगा? आपका नाम सभी को दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। राजू राम, फौजी, नंद किशोर, शिव शर्मा, राम स्वरूप, वेरी गुड इवनिंग। आर के ढाका, मोनिका मीणा, निकिता, ईशा, स्नेहा, वेरी गुड इवनिंग। सभी को अच्छे से पढ़ना है बच्चों सबको। चलिए अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गए इनके टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, कैसे इसके अंदर स्मेल आती है, ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली है। अब इसका कैसा कंपोजिशन होता है? तो घी का संगठन है, ज़्यादा कोई विशेष चीज़ें नहीं हैं, जो अपन ने डेफिनेशन में लिखा वही चीज़ें आपको याद रखनी है। वसा 99% से भी ज़्यादा पाई जाती है। नमी की मात्रा 0.5% से कम होती है, तो दोनों के अंदर सेम चीज़ है। स्वतंत्र वसा होती है 0.5% होती है। स्वतंत्र वसा में क्या आता है? कई तरह के लिपिड्स आते हैं, कई तरह के विटामिन्स हैं, इसके अलावा जो कलर होता है, कैरोटीन वगैरह होती है, वो भी किस में आते हैं? स्वतंत्र वसा में आते हैं। तो वो कितने पाए जाते हैं? 0.5% घी के अंदर पाए जाते हैं। इतना ही आपको इसमें याद रखना है। हाँ, एक बात और बता दूं, घी का पीला रंग है वो किसके कारण होता है? घी का पीला रंग, वैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, घी का पीला रंग या दूध का पीला रंग किसके कारण, या खीस का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। तो वो कॉमन ही चीज़ है इसके अंदर, फिर भी आप लिख लें नहीं याद रहे तो। ये बात हो गई अपने जो है वो घी के बारे में। घी की सभी तरह की चीज़ें हैं जो अपन ने डिस्कस कर ली हैं। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा बच्चे इसको देख सकें। वेरी गुड इवनिंग मैम, सुपरवाइजर की क्लास है, बिल्कुल है। ये वेजिटेबल ऑयल का मीन होता है, देखो वेजिटेबल फैट है वो तो डालडा घी जो आप काम में लेते हैं उसको कहते हैं वनस्पति घी को। वेजिटेबल ऑयल होता है जो तेल अपन काम में लेते हैं, वनस्पति तेल होता है जो मूंगफली है, सोयाबीन है, इस तरीके के होते हैं, वो वनस्पति तेल कहलाते हैं, वेजिटेबल ऑयल इनको कहते हैं। क्लियर? चलिए अगला अपन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है छैना। छैना क्या है, किस तरीके से तैयार किया जाता है, क्या क्या इससे बनता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करें। तो छैना उत्पादन क्या होता है? पहले तो मैं इसका टेक्सचर बता देती हूँ आपको कैसा दिखाई देता है। तो ये इमेज में आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके का प्रोडक्ट होता है, थोड़ा सा जो है कोगुलेट प्रोडक्ट होता है, ये ऐसा स्कंदन के बाद प्राप्त होता है। तो देखिए अब अपन डिस्कस कर लेते हैं कि छैना कैसे तैयार किया जाता है,
क्या होता है, इसमें कौन कौन सा कंटेंट होता है। तो सबसे पहला अपन बात करें छेना क्या है, तो दूध को अम्ल द्वारा फाड़कर तैयार किया गया पदार्थ, दूध को अम्ल द्वारा फाड़कर तैयार किया गया पदार्थ, फाड़कर तैयार किया गया पदार्थ क्या कहलाता है, छेना कहलाता है। किया गया पदार्थ क्या कहलाता है, छेना कहलाता है। जब इसको फाड़ा जाता है, दूध होता है उसको एक टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, फिर इसको उतारते हैं और 82 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, तब उसके अंदर 1 से 2% क्या मिला दिया जाता है, अम्ल डाल दिया जाता है, जिसके कारण दूध का पानी अलग हो जाता है और ठोस पदार्थ अलग हो जाते हैं। तो जो पानी होता है उसे वे जल कहते हैं या वे प्रोटीन कहते हैं, उसको तो रिमूव कर देते हैं, और जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको एक कपड़े में डाल लिया जाता है, 3-4 घंटे को उसको कपड़े में डालकर लटका देते हैं, पानी उसका रिमूव हो जाता है, एक्स्ट्रा पानी, और जो बचा हुआ प्रोडक्ट होता है वो क्या बन जाता है, छेना बन जाता है, जो इस तरीके का आपको दिखाई देता है। तो यही डेफिनेशन है, दूध को अम्ल द्वारा फाड़कर तैयार किया गया पदार्थ क्या होता है, छेना होता है। दूध फाड़ने के लिए अम्ल कौन सा काम में लेते हैं, तो दुग्धा अम्ल या साइट्रिक अम्ल काम में लेते हैं। दुग्धा अम्ल कौन सा है जो दूध में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल होता है, तो लैक्टिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल इसमें काम में लिया जाता है। तो ये बात हो गई इसमें लिए जाने वाले अम्ल की। तीसरी अपन बात करें, इसमें कितना टाइम लगना चाहिए, कितने टेम्परेचर पर इसके अंदर डाला जाता है। नमस्ते मैम, मैं राजस्थान करौली से, बिल्कुल नमस्ते। बेस्ट छेना गाय के दूध से बनता है, बिल्कुल बनता है, अभी अपन देख लेते हैं सारी चीजें। हाँ, तो कहाँ पर थे अपन, अच्छी किस्म का छेना तैयार करने के लिए दूध में कितने तापमान पर जो है वो इसके अंदर डाला जाता है सिट्रिक एसिड। तो देखिए, दूध जो है उसको गर्म किया जाता है और 82 डिग्री सेल्सियस उसको वापस से ठंडा करते हैं। कितने तापमान पर, दूध को उबालकर 82 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा करते हैं, उसके बाद इसमें क्या डाल देते हैं, अम्ल डाल देते हैं। और ये जो अम्ल डालते हैं, उसको अम्ल डालने के बाद जो फाड़ने की प्रक्रिया है वो कितने सेकंड में पूरी हो जानी चाहिए, ये प्रक्रिया है वो 30 से 40 सेकेंड में पूरी हो जानी चाहिए। अगर इस टाइम में अगर पूरी नहीं होती है, मान लो अपन दूध के अंदर अपन ने नींबू का रस डाल दिया और दूध को फाड़ रहे हैं, दूध फट नहीं रहा है, बार बार 2-3 नींबू निचोड़ दिए, तो क्या होगा, वो अच्छा प्रोसेस नहीं माना जाता है। दूध फाड़ने की प्रक्रिया 30 से 40 सेकंड में कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर इतने टाइम में कंप्लीट नहीं होती है तो क्या होता है, उसके अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है। तो जो भी प्रोडक्ट अपन बनाएंगे वो कैसा बनेगा, खट्टा बनता है। मान लो अपन सिर्फ पनीर बना रहे हैं तो क्या हो जाता है, वो भी खट्टा बनता है, जिससे ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा अगर छेना की मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं, वैसे मोस्टली मिठाइयाँ बनते हैं, बंगाली मिठाइयाँ, तो रसगुल्ला वगैरह अगर बनाया जाता है तो वो कैसा बनता है, खट्टा बनता है, जिससे उसकी क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है। इसी के कारण उसको 30 से 40 सेकंड में ये प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, दूध फाड़ने की प्रक्रिया। और 82 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसके अंदर क्या मिलाया जाता है, ये अम्ल डाला जाता है, जिससे दूध फट जाता है। अब बात करें किसका बेस्ट छेना होता है, तो सर्वश्रेष्ठ छेना तैयार करने के लिए, सर्वश्रेष्ठ छेना बनाने हेतु किसका दूध उपयुक्त है, गाय का दूध उपयुक्त है। छेना बनाने हेतु गाय का पूर्ण दूध उपयुक्त होता है। उसके अंदर कम से कम कितना % फैट होनी चाहिए, 4% अगर फैट होगी तो ही क्या बनाया जा सकता है, उसका अच्छा छेना बनाया जा सकता है। तो ये बात हो गई छेना बनाने के बारे में। इसके बाद अपन देखते हैं कि छेना प्रोडक्शन होता कितना है। तो गाय के दूध से तो जो है वो 14% छेना तैयार होता है। छेना उत्पादन कितना होता है, देखें, छेना उत्पादन है वो गाय के दूध से 14% होता है और भैंस के दूध से है वो 20% होता है। भैंस के दूध से कितना होता है, 20% छेना प्रोडक्शन होता है। ये बात हो गई इनके प्रोडक्शन की, कितना कितना हो जाता है। फिर अपन बात करते हैं इससे रिलेटेड कि इसके अंदर इसका क्या संगठन होता है, कितना ये पाया जाता है, किस तरीके से इसमें जल वगैरह पाए जाते हैं। तो देखिए, गाय का दूध का छेना है उसमें 53.4% इसमें जल पाया जाता है और भैंस के छेने में 51.5 पाया जाता है। वसा की मात्रा इनमें इंक्रीज हो जाती है, 24.7 गाय के और 29.6 भैंस के छेने में। दुग्धम जिसे लैक्टोज भी कहते हैं, ये कितना रहता है, 2.2 रहता है और 2.4 भैंस के छेने में। प्रोटीन परसेंटेज बहुत अच्छा रहता है, इसके कारण जो है इसका यूज़ किया जाता है 17.6 और 14.6 भैंस के दूध में, भैंस के छेने में। खनिज पदार्थों की मात्रा भी बहुत अच्छी पाई जाती है, 2.1% है गाय के दूध से प्राप्त छेने में और 1.9 भैंस के दूध से प्राप्त छेने में
पाई जाती है। बिल्कुल क्लियर। ये छेना प्रोडक्शन हो गया, इसका संगठन हो गया, कैसे बनाया जाता है वो प्रोसीजर भी अपन ने देख लिया। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है अपना पनीर। पनीर भी एक इसी तरीके से बनाया गया पदार्थ होता है, सिर्फ इसके टेक्सचर में चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं तो देखिए पनीर कैसा दिखाई देता है। वैसे तो जो अपन ने अभी छेना देखा था वो भी एक पनीर का ही प्रकार है, लेकिन अपने इंडिया के अंदर, भारत के अंदर चेड्डार पनीर जो होता है वो फेमस होता है। चेड्डार पनीर कैसा होता है, इस तरीके का होता है, जो क्यूब्स फॉर्म में पाया जाता है, इस तरीके से ठोस रूप में पाया जाता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, पनीर कहते हैं। तो ये कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए अलग अलग प्रोसेस होती है। एक तो दूध फाड़कर बनाया जाता है, एक दूसरा इसमें रेनेटिंग प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू रेनेट एंजाइम है उसके थ्रू क्या बनाया जाता है, पनीर बनाया जाता है। लेकिन आज अपन जो है वो सिंपल प्रोसीजर के बारे में ही देखेंगे। चेड्डार पनीर है, उसके अंदर ज़्यादा कोई विशेष चीज़ नहीं है, सिर्फ उसकी प्रोसेसिंग है, लेकिन वो अपने काम की नहीं है। तो जो चीज़ बन जाती है उसके बाद बने हुए प्रोडक्ट के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट अपना प्रोडक्ट आता है पनीर। क्या है पनीर, कैसे बनाया जाता है, तो पनीर एक ऐसा दूध पदार्थ है जो दूध जमने के पश्चात या स्कंदन के पश्चात प्राप्त होता है। तो देखिए पनीर वह पदार्थ है या ऐसा दूध पदार्थ, ऐसा दुग्ध पदार्थ जो दूध जमने का मतलब यहाँ पर स्कंदन से है, स्कंदन के पश्चात, दूध जमने के पश्चात वे या दुग्ध जल जमने के पश्चात वे को हटाकर तैयार किया गया पदार्थ, वे को हटाकर तैयार पदार्थ, ये क्या कहलाता है, पनीर कहलाता। सेम वही चीज थी, पदार्थ जिसको ठोस रूप में संगठित कर लिया जाता है, ठोस रूप में सुगठित कर लिया जाता है, वही चीज है, सिर्फ इसको ठोस रूप में सुगठित कर लेंगे, वही क्या कर लेता है, पनीर कहलाता है। अगर नॉर्मल है, इतना तक प्रोसेस है, तो वो छेना कहलाएगा। उस छेने को एक उसके ऊपर वजन डालकर, प्रेशर डालकर उसको क्या कर लिया जाता है, ठोस रूप में सुगठित कर लिया जाता है, उसी पदार्थ को क्या कहते हैं, पनीर कहते हैं। क्लियर सबके, ये पनीर इस तरीके से तैयार किया जाता है। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं ये पनीर कैसे बनाया जाता है, कैसे, किस दूध का सबसे अच्छा माना जाता है। तो पनीर बनाने के लिए किसका दूध बेस्ट माना जाता है, पनीर बनाने हेतु भैंस का दूध है वो उपयुक्त होता है, भैंस का दूध उपयुक्त माना जाता है। फिर अपन डिस्कस करें इसके लिए, एक तो मैंने बताया दूध को फाड़कर अम्ल द्वारा, जो अपन ने छेने में प्रोसेस की, सेम वही चीज है, कपड़े में बांधकर इसका पानी रिमूव कर देते हैं 3-4 घंटे तक। उसके बाद क्या करते हैं, जो पनीर है, जो छेना बन गया है, उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, उसके ऊपर वजन रखकर उसको सुगठित कर लेते हैं, वही प्रोडक्ट को पनीर कहते हैं। पनीर का जो है एक उसका बनाने का प्रोसेस रेनेट एंजाइम के थ्रू भी बनाया जाता है, तो रेनेटिंग प्रोसेस भी होती है, तो रेनेट एंजाइम है पनीर बनाने के लिए, वो भी उपयोगी माना जाता है। तो ये पॉइंट। इसके बाद अपन देख लेते हैं इसका संगठन क्या है। तो जल की मात्रा पनीर में 34 से 36%, वसा 35 से 37%, प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए अगर पनीर का अच्छा सोर्स माना जाता है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, एक पनीर भी माना जाता है, तो कई तरह की डिजीज हो जाती है, तो दाल है, पनीर है, इस तरह के प्रोडक्ट खाने के लिए सलाह दी जाती है। तो पनीर के अंदर 24 से 26% प्रोटीन पाया जाता है, इसके कारण इसका ज़्यादा यूज किया जाता है। खनिज पदार्थ 3 से 4% होते हैं, तो अच्छे खनिज पदार्थ भी इसमें पाए जाते हैं। ये बात हो गई अपने पनीर की। तो अपन ने 2 तरह के प्रोडक्ट देख लिए जो फाड़कर तैयार किए जाते हैं दूध को, एक तो छेना और एक पनीर। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला और लास्ट प्रोडक्ट आता है अपना खोआ, जिसे मावा के नाम से भी जाना जाता है। मावा और खोआ क्या होता है तो देख लेते हैं। मावा और खोआ एक तरीके का आंशिक रूप से डिहाइड्रेटेड आधा शुष्क पदार्थ होता है, जो दूध को निर्जलीकृत करके बनाया जाता है। दूध को अंदर जो पानी होता है उसको भाप बनाकर वाष्पीकृत करके उड़ा दिया जाता है, और जब दूध टोटल 1 लीटर दूध का, जो 1 लीटर दूध है वो कितना रह जाता है, अपने दूध का 1/4 या 1/5 तक नहीं रह जाता, तब तक
तक उसको पानी उसका वाष्पीकृत करके उड़ा दिया जाता है, और जब इतना प्रोडक्ट बच जाता है दूध का 1 लीटर में से, तो वो क्या माना जाता है, वो बचा हुआ प्रोडक्ट कैसा बन जाता है, ऐसा बन जाता है मावा, जिसके कई तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती है। खोआ को ही मावा कहते हैं। रेनेट कितना मिलाते हैं मैम? रेनेटिंग प्रोसेस है वो एक अलग तरह की प्रोसेस होती है। रेनेटिंग उसके अंदर होती है, उसके अंदर एंजाइम उसमें पाया जाता है। वो अपन उसके बारे में पूरा डिस्कस अपन 12th क्लास का जो चैप्टर है उसमें करेंगे, अभी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर ज़्यादा डिटेल में देखना हो तो आप 12th क्लास का चैप्टर देखना, जो डेयरी केमिस्ट्री वाला चैप्टर है उसके अंदर देख लेना आप। चलिए अब अपन डिस्कस कर लेते हैं खोआ क्या होता है। तो डेफिनेशन लिखिए, दूध के जल का, इसमें लिखिए डेफिनेशन लिखिए, दूध के जल का तीव्र वाष्पीकरण, दूध के जल का तीव्र वाष्पीकरण द्वारा निकालकर आंशिक रूप से सुखाया गया दूध पदार्थ, आंशिक रूप से सुखाया गया दूध पदार्थ, सुखाया गया पदार्थ, दूध पदार्थ क्या कहलाता है? ये मावा या खोआ कहलाता है। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा, आंशिक रूप से सुखाया गया, पूरी तरीके से अगर ड्राई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मिल्क पाउडर बन जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये दूध का जो है वो डिहाइड्रेटेड, आंशिक रूप से डिहाइड्रेटेड पदार्थ है, तो यही क्या कहलाता है, खोआ या मावा कहलाता है। तो अपन इसको क्या कह सकते हैं, डिहाइड्रेटेड भी कह सकते हैं, डिहाइड्रेटेड या डिहाइड्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट होता है। अब अपन बात करते हैं किसके दूध का अच्छा मावा बनता है, तो भैंस के दूध का मावा है वो अच्छा बनाया जाता है। तो नेक्स्ट देखिए, भैंस के दूध का मावा, भैंस के दूध का मावा उत्तम गुणवत्ता का मावा, उत्तम गुणवत्ता का माना जाता है। और इसको संग्रहित करने के लिए, मावा को संग्रहित करने के लिए तापमान, मावा संग्रहित करने का तापमान कितना रखा जाता है, 13 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। इस तापमान पर इसको स्टोर करके, आसानी से स्टोर करके रखा जा सकता है। जब मावे के अंदर चीनी मिला दी जाती है तो उसकी गुणवत्ता को, उसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव किया जा सकता है। चीनी मिलाने पर, खोआ या मावा में चीनी मिलाने पर, खोआ में चीनी मिलाने पर उसकी गुणवत्ता बनी रहती है, मिलाने पर उसकी गुणवत्ता बनी रहती है या इम्प्रूव हो जाती है। आपने देखा होगा, एक तो जो कच्चा मावा होता है उसको अपन ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, जबकि उसी दूध से बनी हुई, जो मावे से बनी हुई मिठाइयाँ होती हैं, उससे क्या होता है, ज़्यादा टाइम के लिए उसको स्टोर करके रखा जा सकता है। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर जो मावा बनाया जाता है या खोआ बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है, उसके अंदर जो है वो पलटा किस गति से चलाया जाता है। तो देखिए अपन, पलटे की गति है वो 40 आरपीएम होती है। पलटे की गति है, स्टार्टिंग में जो है वो पलटे की गति, स्टार्टिंग में कितना हिलाया जाता है, पलटे की गति है वो 40 चक्कर है। पलटे की गति है 40 चक्कर पर मिनट होती है, 40 राउंड पर मिनट होती है। और अंतिम समय में जो है वो कितनी रखी जाती है, अंतिम टाइम में गति है वो 150 चक्कर पर मिनट रख दी जाती है। 150 राउंड पर मिनट क्यों रखी जाती है, क्योंकि इस तरीके से कढ़ाई होती है, कढ़ाई के अंदर, लोहे की कढ़ाई में बनाया जाता है मावे को, तो इसके अंदर दूध डाल दिया, जैसे 1 लीटर दूध है, अब इस 1 लीटर को दूध को हिलाते रहते हैं कुछ टाइम पर, लगभग 1 मिनट में 40 चक्कर, उस रेट से इसको हिलाते रहते हैं। लेकिन जब ये 1/4 रह जाता है, 1/3 रह जाता है, तब इसकी गति है वो बढ़ा दी जाती है, ताकि दूध है वो इस तले के पैंदे के नहीं चिपके, इसके कारण उसकी गति बढ़ा दी जाती है। कितनी बढ़ा देते हैं, 150 आरपीएम कर देते हैं। और इस लोहे की कढ़ाई में बनाने के कारण इसमें क्या हो जाता है, आयरन जो है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। तो कितना इम्प्रूव हो जाता है, कितना बनता है, तो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आता है खोए का संगठन क्या होता है, पहले उत्पादन देख लेते हैं, कितना प्रोडक्शन होता है। गाय के दूध से खोए में कितना उत्पादन होता है, भैंस के दूध का और मिश्रित दूध का कितना होता है। गाय के दूध से है वो खोआ, उत्पादन की बात करें अपन, उत्पादन है वो कितना होता है, गाय के दूध से जो है वो 18 से 20% होता है, भैंस के खोए से 20 से 23% है खोआ प्रोडक्शन होता है। और जो मिश्रित दूध होता है, मिक्स्ड मिल्क होता है, उससे कितना % खोआ प्रोडक्शन होता है, 18 से जो है
20 से 21% है वो खोआ प्रोडक्शन पाया जाता है। ये इनके उत्पादन की बात हुई, 1 लीटर से कितना निकलता है, तो इतना जो है वो खोआ निकाला जाता है। खोए का क्या बनता है, क्या क्या बनाए जाते हैं मावे से, तो आप सब जानते हैं कि खोए से कई तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, जो इसके अंदर अपने को ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब अपन देखें कि इसका कंपोजिशन क्या होता है खोए का, तो नमी है वो 26.5 गाय के खोए के अंदर, भैंस के खोए में 19.5% है। फिर फैट परसेंटेज है वो भी इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि दूध है वो कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक फैट इंक्रीज हो जाएगी। तो 26% गाय के में और 37% भैंस के खोए में। प्रोटीन 19 और 17.7, दुग्धम जिसे लैक्टोज कहते हैं ये 26 और 22% रह जाता है। राख जिसे ऐश कहते हैं, ये ऐश होता है वो कितना होता है, तो ऐश है वो एस परसेंटेज है, वो कैसे बनता है तो बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में कि जो जब दूध को गर्म किया जाता है या फिर जब दूध निकालते हैं तो बॉडी से कुछ सेल्स होती है, कुछ डेड सेल्स होती हैं जो बॉडी से दूध के अंदर आ जाती हैं। जब दूध को गर्म किया जाता है तो उसके अंदर क्या रहती हैं, वो पाई जाती हैं, और जब ज़्यादा गर्म करते हैं तो कुछ सेल्स होती हैं वो टूट जाती हैं, जिनकी क्या बन जाती है, राख बन जाती है। वो कितना परसेंट होती है खोए में, 3.5 to 3.8% होती है दोनों के अंदर, गाय और भैंस में। फिर बात करते हैं इनमें आयरन कितना होता है, तो आयरन भी इंक्रीज हो जाता है, दूध के अंदर तो पाया ही नहीं जाता है, जबकि इसके अंदर लोहे की कढ़ाई में बनाने के कारण क्या होता है, इसमें आयरन बढ़ जाता है, 139 ppm हो जाता है गाय के खोए में, भैंस के खोए में 125 ppm हो जाता है। ppm का मतलब पार्ट पर मिलियन, इतना जो है वो खोए के अंदर परसेंटेज पाया जाता है अलग अलग परसेंट का। छेना क्या होता है, अरे भाई पूरी चीज़ें पढ़ा दी, आप पूछ रहे हैं छेना क्या होता है मैम, लास्ट थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देख लेना। ये अपनी जो है वो सारी चीज़ें हो गई जो अपन ने पढ़ ली हैं। सभी तरह के मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में अपन डिस्कस कर लिया है। ये खोआ अपन ने देखा क्या होता है, डिहाइड्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट होता है। फिर नेक्स्ट अपन ने देखा था पनीर क्या होता है, किस तरीके से दूध को तैयार करते हैं। फिर नेक्स्ट अपन ने छेना देख लिया था। छेना जो होता है, जो दूध को फाड़ने के पश्चात जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं, छेना कहते हैं। ये छेना इस तरीके का होता है, जिससे क्या बनती है, बंगाली मिठाइयाँ जैसे रसगुल्ले है, इसके अलावा और कई तरह की मिठाइयाँ बनती हैं। इसके अलावा अपन ने घी पढ़ लिया था, घी के बारे में डिस्कस कर लिया था। घी क्या होता है, कैसी फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। फिर मक्खन के बारे में डिस्कस कर लिया था, मक्खन किसको कहते हैं, और जो फर्स्ट अपन ने प्रोडक्ट पढ़ा था वो दही पढ़ लिया था। तो सभी तरह के दूध और दूध से बने हुए उत्पाद के बारे में आज अपन ने पढ़ लिया है। मेरे ख्याल से 99% चीज़ें मैंने आपको करा दी हैं, कोई भी चीज़ आपकी छूटी नहीं है। कल जो है वो संडे को अपनी क्लास नहीं होगी, संडे को ऑफ रहेगा। मंडे से अपन एक नया टॉपिक है एनिमल डिजीज लेकर आएंगे। पशुओं में रिलेटेड प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, किसके कारण होते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास है वो आपके मैथ्स की होने वाली है। बैंकिंग से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैथ्स की क्लास